आदाब। स्ट्रेट लाइन इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और डोडा उधमपुर, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के लिए कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन मामला इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये है कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुस्लिम वोटर है वो वोटर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। अक्सर एक मिथ है कि मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट होकर वोट डालता है। क्या ये हकीकत है या ये अफसाना है? और इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए आज मेरे साथ एक पैनल है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर शुजात खान साहब, मेरे साथ एक लंबे चौड़े अनुभव के साथ खालिद साहब हैं, और मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है कि जम्मू की सिविल सोसाइटी में एक अहम नाम, और डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में वोटर किस तरीके से सोचता है उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको है। और मेरे साथ शेख शकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, रामनगर से, इनसे भी हम बात करेंगे। शायद साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं जम्मू पुंछ की बात करूँ, आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू का वोटर, तालाब खट्टी का हो, गुज्जर नगर हो, भटिंडी हो, ये बाकी जितने भी इलाके जम्मू में जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, क्या चल रहा है इसके जहन में? जो हालात बने हुए, इन हालात में अपने आप को कहाँ पाता है यहाँ का मुसलमान वोटर? सर जुनैद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे को टाइम दिया कि हम इस टॉपिक पे यहाँ डिस्कस करें जम्मू को लेके। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, और वहाँ पे कोई 8,000 के करीब जो वोट है वो मुस्लिम वोट है। अगर आप सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं तो वोट मुस्लिम जो है वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि कंसोलिडेट एक जगह पे वोट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारे अलग अलग मेरे ख्याल से नुमाइंदे हैं अलग अलग पार्टियों के। लेकिन जिस हिसाब से इस बार ये जो कॉन्टेस्ट बना है, ये कॉन्टेस्ट जो है ये स्ट्रेट वे हेड टू हेड सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी में। क्योंकि कांग्रेस और एनसी अलायंस कर चुके हैं, और पीडीपी अपना कैंडिडेट जो है यहाँ से वो फील्ड में उतार नहीं रही है, जो अभी तक की लेटेस्ट उनकी वो है। तो उस वजह से थोड़ा सा जो एज रहेगा वो एज रहेगा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी बड़े ध्यान से इस सीट पे चलना होगा, क्योंकि आजकल जो है लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं करूंगा, हर एक वोटर की बात करूंगा। लोगों को ये देखना है कि आपके यहाँ पे जो पिछला टेन्योर आपका गया उसमें काम कैसा रहा, जो भी आपका कैंडिडेट था उसने काम कैसा किया है, और जो कैंडिडेट पार्टीज़ ने वहाँ फील्ड किए हैं दूसरी पार्टीज़ ने, उनकी जो सोसाइटी में एक इमेज है वो किस तरह से है। लेकिन शुजात साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तालाब खट्टी का मुसलमान हो, गुज्जर नगर का मुसलमान हो, जिसकी अगर मैं वोट के हिसाब से हैसियत कहूँ तो कोई हैसियत है ही नहीं, क्योंकि उसका वोट माने नहीं रखता इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो समीकरण बन रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है ये 8,000 वोट जो है, इसमें से अगर 4,000 भी पड़ता है तो ये सारा कांग्रेस को पड़ेगा, या ऐसा है कि कुछ कांग्रेस को पड़ेगा, कुछ बीजेपी को पड़ेगा? क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट था वहाँ से, जो राजेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते थे, उनकी भी छवि लोगों के बीच में ठीक है, इस अच्छी थी। तो उस हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वोट क्या कंसोलिडेट होकर जा रहा है, या ये वोट जो है काम की बुनियाद पर पड़ेगा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारे को ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की ये जो इलेक्शन है जम्मू पुंछ की, एमपी इलेक्शन जिसको आप कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, इसमें अगर 4,000 की जगह 6,000 वोट भी एक जगह पड़ जाता है तो वो मेरे ख्याल से जो मुस्लिम वोट है वो इतना डिसीजिव वोट नहीं होगा कि वो आपको बताएगा कि यहाँ पे वो कैंडिडेट जो जिसको मुस्लिम वोट पड़ेगा वो जीतेगा या हारेगा। दूसरी रही राजेश गुप्ता जी की बात, तो वो वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की है, अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है वहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पे सेटिस्फाई किया है। लेकिन म्यूनसिपल इलेक्शन में जो रहा वो रुझान ये रहा कि वो बीजेपी अपने कैंडिडेट्स वहाँ पे ला नहीं सकी, वो जो अपने कैंडिडेट्स जो उनको खड़े करने चाहिए थे वो नहीं कर सकी। उस वजह से थोड़ा रिबेलियन जो एक वो एटमॉस्फेयर था वो बन गया था। लेकिन रही लोकसभा की बात, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रिबेलियन कैंडिडेट थे वो वापस शायद जुड़ेंगे, और मुस्लिम वोट इतना डिसिसिव वोट जो है हमारे यहाँ पे शायद वो नहीं रहेगा। नहीं। खालिद साहब, एक लंबा अनुभव है आपके पास, आपको अच्छे से नब्ज़ मालूम है इस पूरे इलाके की, तो नब्ज़ के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, आपको नहीं लगता कि वोट कंसोलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं दोनों तरफ? हिंदू समुदाय की भी बात करूँगा मैं, मुस्लिम समुदाय की बात भी करूँगा मैं। सबसे जो मायूसकुन बात है वो यही है कि आज वोट जो है वो हिंदू और मुसलमान का वोट हो गया है, और ये मेरे ख्याल में पहली बार
इतनी शिद्दत से ये जो बात उभर रही है कि भाई हिंदू को कंसोलिडेट करो और उसका वोट लो, और ये आम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो हार्स माउथ से ये बातें निकल रही हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, जैसे इनके और दूसरे लीडर हैं, एमपी हैं, गवर्नर तक तो कह रहे हैं, जो कि सिटिंग गवर्नर हैं, वो तक तो ये कह रहे हैं कि हमने हिंदू के बेस पे वोट लेना है और हम नहीं जानते कोई दूसरा कोई है ही नहीं है। जब ये एटीट्यूड हो तो जाहिर है कि मुसलमान क्या करें। जब मुसलमान को ये पता है कि भाई मेरे वोट की इनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, ये मुझे बिल्कुल आइसोलेट करना चाहते हैं और ये सिर्फ हिंदू वोट पे ही डिपेंड करना चाहते हैं, या हिंदुत्व पर ही इनका जो एजेंडा है उसी को ये करना चाहते हैं, तो उस सूरत में मुस्लिम वोटर के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि वो कांग्रेस को वोट दे। वो यानी लेसर ईवल है वो। ये नहीं कहो कि कांग्रेस वाले दूध में नहाए हुए लोग हैं, वो भी यही हैं, लेकिन बहरहाल वो लेसर है, तो हो सकता है वो उनको वोट दे। या तीसरी बात ये भी है कि वो नोटा हो कि लेकिन आप जम्मू पुंछ पर चूंकि आपने देखा हुआ, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, लोगों के मिजाज के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, बात ये है कि मिजाज जो है ना, ये तो एक आजकल ये जो एक कारोबार है, ये इलेक्शन का जो सिलसिला कारोबार है। हम जगह जगह या तो एमएलए हैं, उनके आगे जो काम करने वाले हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, वो अपने इलाके में भाई तेरे पास कितने वोट हैं जी, मेरे पास जी 500 वोट है, ले भाई तू लाख रुपया ले ले और तू ये वोट मेरे डलवा दे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई हो। इस तरीके से गेमें हो रही हैं। और फिर वर्कर जो है काम करने वाले हैं, कोई काम आजकल मुफ्त नहीं करता, कोई गाड़ी मुफ्त नहीं देता, तेल गाड़ियों का रोज़ाना उनका ख़र्चा वगैरह जो है, तो हर आदमी पैसे के पीछे है। उसमें मुसलमान भी ज़्यादा शामिल है क्योंकि बेकार आदमी है वो। लेकिन जहाँ तक आप जो ये कह रहे हैं ना कि अभी मुस्लिम, देखिए तीन जो अर्स्टवाइल 3 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के हैं, जैसे कि जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया और ये कठुआ हो गया, आप उसमें शामिल कर लीजिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट नया बन गया सांबा और एक रियासी बन गया। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट अब हो गए हैं, तो इन 5 डिस्ट्रिक्टों की ये सूरत हाल ये है कि यहाँ के मुसलमान का वोट जो है वो माने नहीं रखता है। इसलिए नहीं माने रखता कि वो कहीं भी कंसोलिडेट नहीं है। वो कहीं किसी पहाड़ी की चोटी पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जो आप जम्मू की बात कर रहे हो, तो जम्मू में कितने मोहल्ले हैं? 5-6 मोहल्ले हैं। जैसे उन्होंने कहा 8000 वोट है, तो 8000 वोट क्या माने उसके? कोई माने नहीं रखता। हाँ, अगर कोई 2-4 कैंडिडेट होते तो उस वक्त शायद ये 4000 वोट, जैसे कि पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वोट नहीं हुकूमत गिरा दी थी, ठीक है ना। वैसा कोई चांस हो तो मुसलमान के वोट की कोई कदर की, वैसे कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। क्या जिस सब आपसे इसलिए भी खालिद साहब जानना चाहता हूँ कि आप इसको लंबे समय से देख रहे हैं कि क्या ये पहली बार है कि जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान के वोट की कोई कीमत ही नहीं है, या पहले भी, इससे पहले भी इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? मैं ये बात नहीं कर रहा। कीमत है, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वहाँ कीमत है। वहाँ देखिए 12 ये जो जम्मू प्रोविंस में 12 सीटें हैं मुसलमानों की, यहाँ से सिर्फ मुसलमान जीत के आ सकता है अगर बीच में कोई यानी कैंडिडेट और खड़े ना हो। जैसे पिछली दफ़ा ऐसा हुआ कि डोडा की सीट हमारे हाथ से चली गई, या किश्तवाड़ की चली गई, ये सब चली गई। हाँ जी, ये क्यों गई? क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट, कई बार तो जमातें खुद कैंडिडेट खड़ा करती हैं, डमी कैंडिडेट, उनके पैसे देके खड़ा कर देते हैं ताकि वोट तकसीम हो। तो वो बात नहीं है। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मसलन बानाल की सीट है, बानाल में जितना मर्जी का आप कोशिश कर लीजिए, जीतेगा वहाँ से मुसलमान। ठीक। गूल से जिसको भी आप खड़ा करें, जीतेगा वहाँ से मुसलमान, ठीक है। तो मैं ये है पॉपुलेशन की बात। पुंछ में आप किसी को भी खड़ा करें वहाँ मुसलमान जीतेगा, क्योंकि मेजॉरिटी उन लोगों की। लेकिन अब लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो उसमें कितना ये वोट असरअंदाज होगा? ये देखिए, अगर तो ये पार्टी 3-3, 4-4 होती तो शायद बीजेपी का एज होता है, बीजेपी बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन से वो जीत जाती। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि चूँकि कांग्रेस है और कांग्रेस से सपोर्ट होगी एनसी की भी, क्योंकि ये दोनों जमातें जब इकट्ठी होगी इलेक्शन लड़ेंगी तो सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुओं में एक ख़ास तबका है, वो ये सोच रहा है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं, हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। कि भाई कभी लिंचिंग हो रही है,
कभी गांव के नाम पे हो रहा है, कभी पाकिस्तान के नाम पे हो रहा है। कोई बात करे तो वो एंटी मुस्लिम हो गया, एंटी इंडिया हो गया, या पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो बातें, ये जो यहाँ का जो सूझवान है, दानश्वर तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, और वो उनके आप आर्टिकल देखो आते हैं, वो इस चीज़ को बहुत बहुत बुरा समझ रहे हैं कि ये जो गुलदस्ता है हमारे मुल्क का, इसको तोड़ना चाहते हैं, एक रंग लाना चाहते हैं। एक रंग में कोई बाग नहीं सकता, बाग में मुख्तलिफ रंग हो। ऋषभ, क्या आप भी पहली बार जिंदगी में ऐसे हालात देख रहे हैं? बिल्कुल पहली बार देख रहा हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी, मैं तो तकरीबन 40 साल में फील्ड में रहा, नौकरी मैंने की, कभी इस किस्म की बात नहीं हमारे जहनों में नहीं आई। आप जाइए, डोडा जाइए, पुंछ जाइए, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मेरा सिर्फ नाम लीजिए, और मैं कहता हूँ उससे लिए जो कटर RSS का आदमी है, जो कटर कोई जो अपने आप समझते हुए ये बड़ा है, उससे जहन में कभी नहीं आया? कभी नहीं है। क्यों है? कौन सी है? क्यों है यार? क्यों है? हम इंसान है बुनियादी तौर पे, जी। हम इंसान है। अगर हम मुसलमान बाद में हैं, हम हिंदू बाद में हैं, हम इंसान पहले और हिंदुस्तानी हैं। अब आपको जिस हिसाब फिर से आऊँगा, शेख साहब, आपने जिस हिसाब से सुन लिया कि लंबे चौड़े अनुभव के बाद ये भी यही कह रहे हैं कि मुसलमान के वोट की कीमत है, लेकिन जब हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें और कैंडिडेट 8-10 हों और सबका अपना अपना वोट हो, लेकिन चूंकि कैंडिडेट 2 ही हैं, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों में। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं कि रामनगर से आप खुद हैं वहाँ, और ये जम्मू, जैसे हमने खुद कहा, जम्मू, कठुआ, सांबा और रियासी, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ आपका वोट है नहीं है, माने नहीं रखता। लोकसभा में क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस ने नमन भल्ला को खड़ा किया है, जुगल किशोर हैं, डोडा से आपके चौधरी लाल सिंह है, विक्रमादित्य सिंह है, हर्षदेव सिंह है, और उसके अलावा आपके डोडा से एक और कैंडिडेट हैं, मतलब 4 कैंडिडेट वहाँ से भी हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, क्या होगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, क्या होगा उस कॉन्फ्रेंस? देखिए जुनैद साहब, जो पूरे देश में इस टाइम जो चुनाव के ट्रेंड हैं, पहले हमारे देश में चुनाव जो है वो विकास के नाम पे होता था, डेवलपमेंट के नाम पे होता था, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स के नाम पे होता था। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो रहा है। आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कदावर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, खालिद साहब ने भी उनका नाम लिया। उन्होंने ओपनली अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान में विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता, यहाँ धर्म के नाम पे वोट मिलता है, और हम लोग हिंदुत्व जो है उसको इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। देखिए जुनैद साहब, जहाँ तक जम्मू के मुस्लिम का ताल्लुक है, और पर्टिकुलरली इस पार्लियामेंट इंतखाब के लिए, चाहे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो या उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, देखिए आज का जो मुस्लिम है उसकी पूरी सोच कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो एक ही है। आज का जो मुसलमान है वो बड़ा घबराया हुआ है, और जिस तरह खालिद साहब ने जिक्र किया, पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमान को एहसास हुआ कि उसको मार्जिनलाइज किया गया है। ही हैज़ बीन पुश टू वॉल। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि द पार्टी विच इज़ इन पावर, उसका एक प्लैंक है, उसका एक प्लैंक है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अमित शाह जी को कि वो पूरे देश को बताएं कि उन्होंने कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैंडेट दिया है इस पार्लियामेंट्री इंतखाबात। आपका बिल्कुल से, लेकिन मेरा स्पेसिफिक है कि क्या जम्मू के जिन खित्तों की बात इन्होंने की, इन तमाम खित्तों को ध्यान में रखते हुए मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुसलमानों का वोट कितना असरअंदाज होगा, और वो आपको क्या लगता है किस अंदाज में वोट डालेंगे? देखिए, इस बार मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, इस बार डेफिनेटली जम्मू के, जब आप जम्मू मुस्लिम की बात करें तो मैं इसमें मंडी लोरन के मुस्लिम की भी बात करना चाहूँगा, मैं बुद्धल के मुस्लिम की भी बात करना चाहूँगा, मैं किश्तवाड़ के मुस्लिम की भी बात करना चाहूँगा, भद्रवा के। इस वक्त जुनैद साहब, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, फ़िज़ा बदल गई है। जो माहौल 2014 में था, जो एक पर्टिकुलरली जो वेव भारतीय जनता पार्टी की 2014 में थी, वो वेव इस वक्त नहीं है। आप पूरे देश में देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, लोगों की पार्टिसिपेशन जो अपोजिशन की रैलीज़ में है उसमें देख लीजिए। पहले मुझे खुद ये महसूस होता था कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं अब ये बात ज़रूर समझता हूँ कि जिस तरह की केक वॉक जुगल किशोर जी को 2014 में थी, उस किस्म की जो केक वॉक है वो इस बार के इलेक्शंस में नहीं होने वाली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विल बी हैविंग ए वेरी टफ टाइम इन डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी आल्सो। वो इसलिए क्योंकि लोग, इसमें कोई शक नहीं है,
कि एक बड़े कद्दावर नेता, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, उसके नाम के ऊपर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन पूरे देश में लोग एक ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम जुगल किशोर जी से भी तो सवाल पूछेंगे कि उन्होंने 5 साल क्या काम किया। जम्मू के मुसलमान को ये भी तो पूछने का हक है जुगल किशोर जी से कि उन्होंने अपने MP लैड में से ये बताएं कि उन्होंने किस इलाके में, किस बस्ती में कितना पैसा खर्च किया, क्या उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्या सिख समुदाय को भी उसमें शेयर मिला, क्या मुस्लिम समुदाय को भी उसमें शेयर मिला, क्या सिख या ईसाई हिंदू समुदाय सभी को उसका शेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई या नहीं हुई। इन तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और सबसे दूसरी बात, जो एक फाइन डिस्टिंक्शन जो जुनेद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो ग्राउंड पे भी नज़र आ रही है, लोग जिसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड पूछना लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, खालिद साहब आपके पास आऊँगा। खालिद साहब, एक वक्त था आरएसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सैयद चुनाव लड़े और जीते भी। जी जी जी। आपको क्या लगता है कि फिजा इतनी बदल गई है कि अब इस तरह की कोई टोटल संभावना नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं? बिल्कुल नहीं, टोटली नहीं है, बिल्कुल बदल गई है फिजा। वो दौर ही नहीं रहा। तो आपको ये क्या लगता है पिछले इसके लिए 4.5 दोनों साल, समुदाय 5 साल रिस्पॉन्सिबल? में 5 साल में ऐसा हुआ है कि एक बाकायदा एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है कि अभी इनको टोटली मार्जिनलाइज कर दो, इनको टोटली एक तरफ कर दो और इनके हमने कोई लेना नहीं। अभी देख लीजिए ना, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये और ये बात कोई वो ढुके छुपे नहीं कह रहे, छुप के नहीं कह रहे, ओपनली कह रहे हैं वो। जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी की, उसने बाकायदा 2-4 दिन पहले मेरे पास उसका इंटरव्यू है। वो कहता हमें नहीं चाहिए इसका वोट, हमें ये ज़रूरत ही नहीं इन लोगों की। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इनको निकालो यहाँ से। भाई जब निकालना है यहाँ से 20 करोड़ लोगों को। लेकिन खालिद साहब, यहाँ आपसे रोककर, आप जो कि पाकिस्तान गए हैं, यहाँ आपसे रोककर आपसे ही जानना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में भी थी। पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज़ को पुश टू द वॉल किया, आज भी कोई वाकया उनका एक आया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की जहालत, जिस तरह का आतंकवाद, जिस तरह की कत्ल गारतगिरी पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 साल में देखने को मिली, मुसलमान का गला काट रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप एक समुदाय को वॉल की तरफ धकेल देते हैं, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये संभावनाएं रखना कि जिन राक्षसों को आप पाल रहे हो वो कल आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपको नहीं लगता कि बेवकूफ़ी है? देखिए, आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान में आतंकवाद लाया कौन? अमेरिका। तालिबान किसने खड़े किए? अमेरिका ने। और जब उनका मकसद निकल गया, रशिया टूट गया, सेंट्रल एशिया अलग हो गया उनसे सबसे, तो ये लोग निकल गए, इन्होंने तो अपना जो टारगेट था अचीव कर लिया और चले गए। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? उनका जिनको खून लग गया, उन्होंने तो वो अपना काम करा, उन्होंने फिर अपने को किया। ठीक है। फिर दूसरी बात, वहाँ शिया सुन्नी वादी, इससे हमारे वालों को भी सबक लेना चाहिए कि राक्षस पालना। मैं बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए वहाँ की बात, लेकिन अब जो नई हुकूमत वहाँ आई है, मसलन पंजाब के एक मिनिस्टर ने हिंदुओं के लिए कुछ चंद लफ्ज़ गलत बोले, उन्होंने उससे रिज़ाइन ले लिया। ये भी तो देखो ना, ये भी है। अभी जो जिन 2 लड़कियों का आप सुन रहे हो, भाई उनका उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, तो उसी वक्त PM ने वहाँ एक्शन ले लिया, भाई इनको पकड़ो, कहाँ और इन लड़कियों को बरामद कराओ। मतलब चीफ जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो कहता है कटास राज मंदिर जो है, उसका जो वो तालाब है वो कैसे सूखा, वो पानी कहाँ गया? सबको उन्होंने टंग दिया, उनके सबको भाई ये वहाँ पूरा करो, स्टी करो। मेरा मतलब ये कहने का है कि हालात वहाँ भी चेंज हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये हमें क्यों ये बुरा ऐसा लग रहा है? यहाँ आज तक इंडिया में ऐसी बात नहीं थी। हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक क्या था, एक ग्रंथ था हमारा, जिस पे हम पूरा आंख बंद करके भाई हम यहाँ आज़ादी में आज़ाद है। लेकिन आज जो उसी ग्रंथ की जो मिट्टी पलीत की जा रही है, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा क्या है कि जो हमने आज 70 साल से नहीं देखा या 65 साल से नहीं देखा, आज हम पिछले 4-5 साल जो हम देख रहे हैं। लेकिन खालिद साहब, क्या आपको नहीं लग रहा, ये मैं कह रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि जिस राक्षस को हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये हमें किसी और का घर खा रहा है? ये होगा। ये जो है ना, देखिए कहीं भी आप जाइए, धर्म के नाम पे जहाँ सियासत हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ? इसी धर्म की वजह से। इंसान ने इंसान को मारा धर्म की वजह से। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। 10 लाख आदमी मरे हैं 1947 में, 10 लाख आदमी। कहने को
कोई छोटी गिनती नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ये है। और 2 करोड़ आदमी यहाँ से वहाँ से वहाँ हुए, ठीक है। तो ये किस बात पर, हिंदू और मुसलमान मज़हब के नाम। हमें अब भी अकल नहीं आ रही, हम अभी भी मज़हब की वही यानी कायदे आज़म में, मोहम्मद अली जिन्ना में और हमारे लोगों में क्या फ़र्क है। वो भी तो 2 नेशन थ्योरी कहता था और ये भी वही 2 नेशन थ्योरी कह रहे हैं। दैट मीन्स वो ठीक था और गांधी गलत था। इसका नतीजा क्या निकल सकता है डॉक्टर साहब? ये है कि इस मुल्क जो ये मुल्क कमज़ोर होगा, यहाँ की जो तरक्की रुक जाएगी, यहाँ फसादात होंगे और जब फसादात होंगे तो सिर्फ ये एक तबके तक नहीं रहेंगे। यहाँ दलित पिस रहा है, यहाँ ईसाई पिस रहा है, मुसलमान पिस रहा है, सिख अपनी जगह नाराज़ है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब अनारकी फैलती है तो फिर वे नहीं देखा जाता कि अब ये किसके सर पे चढ़ा। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को अकल के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने लोगों को क्या दे सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके गुर्बत तरक्की कैसे दूर की जाती है, तालीम कैसे दी जा सकती है। मज़हब को कितनी देर तक हम, ये एक ऐसी अफीम है जिसको आप चटा दो तो वो तो मतलब गया। ये कब तक करोगे आप लोग? बात बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत एक लंबा चौड़ा अनुभव के हिसाब से उन्होंने अपनी बात कही। प्रोफेसर साहब, इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो आपने भी वोट डालना है, तो आपने क्या मन बनाया, जहन में क्या पिक्चर है कि किस चीज़ को देखकर आप वोट डालेंगे? सबसे पहले तो वोट ज़रूर डालेंगे। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चला के रखी है कि हम किसी भी वोटर को जो रहने नहीं देंगे, लेकिन वोट ये देख के डालेंगे कि हमारा जो फ्यूचर है आगे, ख़ासकर मुस्लिम का जो फ्यूचर है इस कंट्री में, वो क्या रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी खालिद साहब ने और शकील साहब ने कहा कि यहाँ पे अब बात हिंदू मुस्लिम वाली रही नहीं है, मज़हब का जो कीड़ा है वो इस तरह से घुस गया है लोगों के दिमाग में। अभी कल ही आपने एक इंसिडेंस देखा होगा, एक गुरुद्वारा में जो हुआ, वहाँ पे हमला किया गया और एक सरदार लड़का जो है वहाँ पे वो शहीद हुआ, ठीक है। उसके बाद दलित जो हैं, क्या वो मुस्लिम हैं? बड़ी सोचने की बात है। आप कौन से लेवल पे लोगों को बांट रहे हो, ये तो लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप इस तरह की राजनीति या इस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होती रहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे को ये इतने कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉलेजेस में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती और बच्चा जो है आज की डेट में वो इन्फ्लुएंस होता है बाहर की चीज़ों से। तो यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से यूथ वोट डालेगा। और जैसे खालिद साहब ने कहा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ आप मुस्लिम कैंडिडेट को डिफीट नहीं कर सकते। मैं पुंछ में सर्विस करके आया हूँ और मुझे पता है कि पुंछ में वहाँ पे बड़े कदावर नेता हैं एक, लेकिन वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं आज तक वो कभी वो जीत नहीं पाए। वो इसका बेसिक रीज़न ही यही है कि वहाँ पर भी वोट जो है वो डिवाइडेड है। वहाँ पे ऐसा अच्छा आदमी नहीं है कोई। बिल्कुल इतना शानदार आदमी है, इतना सेकुलर आदमी है वो। यशपाल शर्मा की बात, यशपाल शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। इतना शानदार आदमी है कि मैं कहता हूँ कि उसको वोट जो पड़ते हैं वो भी मुसलमानों के ही पड़ते हैं, हिंदू को उसको वोट नहीं देता। उसकी जो सेकुलर उसका जो है ना, उसकी वजह से उसको वो नहीं, वोट मुसलमान ही देते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान वोट जब तकसीम हो जाता है तो जो मुसलमान बीच में जीत के निकल आता बाहर, चाहे वो जान हो चाहे वो आज का हाँ तांत्रे हो, कोई हो, ये निकल। यशपाल शर्मा जी रह जाते हैं। ये रह गया। शकील साहब, आपके पास आऊँगा। शकील साहब, आपको नहीं लगता, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि वोट बड़ी कीमती शय है, लेकिन आज भी मुसलमानों में एक तबका है जो बाज़ाब्ता एक कैंपेन चलाते हैं कि जनाब आपने वोट नहीं डालना, अगर आपने वोट डाला तो जनाब आप ख़त्म हो गए, आप तो खारिजुल इस्लाम हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि अहमकानापन है और इन्हीं लोगों की वजह से जो है वोट परसेंटेज भी कम रहती है और आज भी मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर जो है वो आज भी वोटर रोल्स पर नहीं है? जुनेद साहब, किसी हद तक मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। मेरे साथ खालिद साहब खड़े हैं। खालिद साहब का ताल्लुक़ उधमपुर से है। इतनी अजीम शख्सियत हैं। इनके वालिद मोहतरम 1947 में स्कूल टीचर थे, उधमपुर के बड़े मशहूर टीचर थे और 47 में उनका कत्ल, ही वाज मैसेकर्ड। ये जो ऑनस्लॉट, जो होलोकॉस्ट जो 1947 में हुआ। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जिक्र करूँगा, जम्मू के मुस्लिम के संदर्भ में जिस तरफ आपने इशारा किया, ऐसी सोच क्यों पनपी हमारी। आप ये देखिए, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें रियासी है, चिनैनी है, हमारा रामनगर है, फिर उसके अलावा कटरा है, फिर उसके भद्रवा में तो हुआ ही नहीं ऐसी कोई बात, हमारा सांबा हो गया, हमारा कठुआ हो गया, ये जो हमारा कठुआ और सांबा के कुछ इलाके, ये ऐसे इलाके थे, अगर आप लिटरेचर देख लें 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो कत्लेआम हुए हैं।
इसमें कोई शक नहीं, हालात ही ऐसे थे। इसी तरह मीरपुर में हमारे हिंदू भाइयों का भी कत्लेआम हुआ। कहते हैं कि 21,000 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पूरा सिर्फ मीरपुर नहीं जी यानी क्या नाम है, कोटली ना कोटली, मैं सिर्फ JNK की बात कर रहा हूँ। कोटली, मीरपुर, बाग, पलंदरी और ये जो है अपना बिम्बर, इन इलाकों में 51,000 हिंदू सिख मरा है। मैंने 51,000। 51,000 मैंने मीरपुर की बात की क्योंकि मैंने एक्सेल्शियर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि 21,000 सिर्फ मीरपुर में लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, इन अजला की बात कर रहा हूँ जिसमें जम्मू, रियासी और ख़ास तौर पर कठुआ शामिल हैं। यहाँ पर तो सिस्टमेटिक तरीके से जिसे कहते हैं कत्लेआम हुआ, और जिसे कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना, आजकल बात की जा रही है कि जम्मू की वो क्या कहते हैं हमारे वो पार्टी, एक एकजुट पार्टी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है कि जम्मू की चेंज की जा रही है, डेमोग्राफी तो हमारी चेंज की गई जिसे कहते हैं। आज अगर आप देखिए 47 के बाद कोई बस्ती जो है वो जम्मू के मुस्लिम के लिए नहीं, कोई स्पेशल इदारा जम्मू के मुस्लिम के लिए नहीं, कोई स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो जम्मू के मुस्लिम के लिए नहीं। देखिए हमारी रियासत में आपने देखा मिलिटेंसी 89-90 में आई, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जम्मू में आए। जम्मू के मुसलमान को इस चीज़ का एहसास है कि माइग्रेशन क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। हमें बहुत खुशी है जम्मू ने और हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी सरकार ने भी गले लगाए हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को। लेकिन खालिद साहब यहाँ पे खड़े हैं जो कि वजीफ़े के ऊपर पले हैं। हमारे जम्मू के मुसलमान की, उस यतीम की किसी ने मदद नहीं की। आज आप देखिए इल्ज़ाम लग रहा है मेरे ऊपर, खालिद साहब के ऊपर, प्रोफेसर शुजात के ऊपर कि जनाब हम जंगल के ऊपर हमने घर बनाया है, हमने स्टेट लैंड के ऊपर घर बनाया है। आप मुझे बताइए जिस कम्युनिटी के 2 लाख लोग कट गए हों, जिनकी लाशें जम्मू की गलियों में पड़ी हैं, उनके लिए कोई पैकेज नहीं, उनके लिए कोई टाउनशिप नहीं, उनके लिए स्पेशल कोई रिक्रूटमेंट पैकेज नहीं, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। मैं जी, एक बात और बात को मैं यानी आगे ले जाते हुए मुझे एक बात बताइए कि जम्मू सूबे में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 38.8% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के, ठीक है, कोई कम तो नहीं है ये पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब जम्मू के जितने भी महकमे हैं, यूनिवर्सिटी या बैंक हैं या जितने, वहाँ से देखिए कितने हैं हमारे लोग, हमारी एवरेज क्या है, हम लोग पढ़े लिखे कितने हैं और है कितने? सिर्फ नहीं, मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है हमारा, कश्मीर भी अटूट अंग है, बार बार हम चीखे मार मार के कहते हैं, तो पुंछ वाले को यहाँ आने का हक नहीं है, यहाँ मकान बनाने का। अगर कश्मीरी पंडित यहाँ बना सकता है मकान, तो वो जो कि जम्मू को बिलोंग करता है, जम्मू प्रोविंस को बिलोंग करता है। मैं तो कहता हूँ अगर मीरपुर वाला आके यहाँ बैठता है उसका हक है। हमारे जो बैठे हैं मीरपुरी, इधर में क्या नाम है इसका, सलवार वगैरह में, उनका हक बनता, कहाँ जाएंगे वो, है जी। लेकिन यह है कि अगर वो बाहर से आ जाए तो ये डेमोक्रेसी, ये डेमोग्राफी चेंज हो गई। ये बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया, हमने भी यही मरना है, ये रहना है, आपने भी रहना है। हम लोग आपस में क्यों करें यार? हमें तारीख से कोई सबक हासिल नहीं हुआ हमारा। हम क्या दोबारा वही हाल करना चाहते हैं जो हमने 47 में किया? वही होगा। आप और फिर दूसरी बात देखिए, हम लोग रहते कहाँ हैं? ये जो चैनल वाले हैं ना, बड़े बड़े चैनलों वाले, ये जो वार फोबिया इनके जहनों में, ये जो हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं अपने चैनलों में, इनकी तरफ से तो हम पाकिस्तान मिटा दिया गया है, उन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया है। इनके रोज़ के यही किस्से हैं, यानी इनके चलते ही चैनल इनके पाकिस्तान के नाम पे है। मुझे एक बताइए, नुकसान किसको होगा जब पाकिस्तान, अगर इंडिया की लड़ाई होगी, या पंजाब या JNK, और JNK में कश्मीर नहीं होगा, कश्मीर को कोई आँच नहीं आएगी, सिर्फ जम्मू का कश्मीर का ऐसे। हाँ, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट होगा वैली का, 2 डिस्ट्रिक्ट, एक बारामूला का उड़ी इलाका और एक कुपवाड़ा का इलाका, जो कि उनके साथ मिलता है। बाकी यहाँ तक हमारा जो लखनपुर तक कितना बॉर्डर दूर है, कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 20 किलोमीटर है। तो जो गोला वहाँ से आएगा, आपने 65 नहीं देखा, मुझे नहीं पता आप पैदा हुए तो नहीं हुए थे, मैं 65 में यहाँ था। ये जितने भी भारत माता की जय करने वाले हैं कहाँ थे? इनको भागते हुए टाइम नहीं, ये कोई जम्मू में था ही नहीं, सब लोग भाग गए यहाँ से, हम ही लोग रहे, क्योंकि हमें खुदा पे भरोसा है कि जब जान जानी है एक ही बार जानी है, बार बार नहीं जानी।
तो जब मैं सर्विस में था, मैं चाहता था मिलिटेंट एरिया में जाता था। कहते थे आर्मी वाले दूसरे, नहीं जनाब वहाँ आपको ये हो जाएगा। मैं कहा यार जो गोली मेरे लिए लिखी है वो कोई दूसरे को नहीं लगेगी, मुझे ही लगनी है। जो नहीं लिखी है मुझे कोई नहीं मारेगा। तो लेकिन ये लोग डरते, उसमें भागे। 71 में कहाँ थे ये लोग? हम ही लोग यहाँ थे और कल को भी हम ही नहीं रहना है। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम थे, हम हैं, हम होंगे। शकील साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें ताकि मेरे पास टाइम बहुत मैं आपसे आपने वजह मालूम की कि हमारे लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते ज़्यादा। देखिए इसमें हमारी एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी आप कह सकते हैं, लेकिन आज अल्लाह का बहुत शुक्र है जुनैद साहब कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने 47 में मार खाई, उनको एक चीज़ मालूम थी कि अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए अब हमारे पास एक ही वेपन है, वो है तालीम का वेपन। और हम मशकूर हैं अपनी कौम के। और अगर आज आप देखते हैं कि आज हमारी कौम में से अगर कुछ लोग सामने आए हैं, अगर खालिद साहब हैं तो इन्होंने खुद मेहनत की है। जिन्हें ये प्रोफेसर शुजात साहब हैं, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर हैं, अपनी मेहनत से हैं, ये किसी कंसेशन या किसी कैटेगरी की वजह से नहीं है। तो कहने की ये बात है कि हमारे लोग जो हैं वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड रह गए। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए क्योंकि एजुकेशन का जो फैलाव है, जो एक्सप्लोजन है, उस वजह से एक तब्दीली आई है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़े वसूख से आपको कहूँगा, आज भी जो हमारा चौवादी का जो मुसलमान है, जो बेचारा गुजर चौवादी में बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा माहौर में जो लड़का जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो ज़्यादा अवेयर है। मेरे जम्मू का और सांबे का और कठुआ का पहाड़ी इलाके का मुसलमान इतना अवेयर नहीं है, इतना एजुकेशनली आगे नहीं है जितना डोडे का मुस्लिम है, जितना किश्तवाड़ का मुस्लिम है, जितने पुंछ के लोग जो हैं जितने पॉलिटिकली अवेयर हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, हल्की सी तब्दीली आ रही है जुनैद साहब। आज आप शायद वो इन चुनावों में देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, मैं अपने जो मेजॉरिटी समुदाय के जो मेरे भाई हैं, क्योंकि जिस तरह खालिद साहब का उठना बैठना मेजॉरिटी समुदाय के साथ है, शुजात साहब का है, मेरा भी उन्हीं के साथ है कि प्लीज़ ये जो डिसाइसिव हेट पॉलिटिक्स है, वी शुड नॉट बिकम पार्टी टू दैट। खालिद आप साहब अभी देखिए, मेरे 80% जो लोग हैं, मेरे दोस्त जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि मैं कतराता हूँ मुसलमानों से दोस्ती करने में। खुदा गवाह है। मैं क्योंकि मैं नीम मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान नहीं हूँ। मेरे अंदर जो है ना वो कीड़े नहीं हैं जो दाढ़ी वाले के या पजामे वाले, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपने जो भी कैंडिडेट खड़े हों, चाहे एनसी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी किसी भी, कि खुदा के लिए यार आप डेवलपमेंट पे बात करें, डेवलपमेंट के नाम पे वोट लें, मज़हब के नाम पे वोट मांगो। मज़हब ने हमें बहुत नुकसान दिया है, आगे हमें और नुकसान मत कराओ। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या धर्म में क्या रखा, आपका दलित है ना जी, वो तो हिंदू है ना, उसके साथ क्या सलूक है ना जी, क्योंकि वो स्वर्ण जाति से नहीं है, लिहाजा उसको भी कंडम कर दो। ये धर्म कहाँ ले जाएगा हम लोगों को? हमें ये बर्बादी की तरफ ले जाएगा और हमें वो खुशहाली की तरफ नहीं ले जाएगा। एक ही इन लीडरों से गुजारिश है कि जब भी आप तकरीरें करो, जब भी आप जलसों में जाओ, तो यार प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो और अमन से रहने की बात करो और दोनों मुल्कों को आपस में मिलाने की बात करो, ताकि हम लोग जो जम्मू के हैं लोग और जो पंजाब के लोग हैं वो फिर एक बार दोबारा बर्बाद ना हो। बिल्कुल शुक्रिया खालिद साहब, बहुत बहुत। शुजात साहब आप कुछ कह रहे थे बिल्कुल आखिर में। जी, मैं बताता चलूँ, जैसे अभी इन्होंने बात की, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँ कि हम बड़ी बार सुनते हैं कि लोग हमारे को बोलते हैं कि आपके लिए अपीजमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जम्मू प्रोविंस में जो कत्लेआम हुआ है 47 में, कोई अपीजमेंट पॉलिसी हमारे लिए नहीं है। 90s में मेरे ख्याल से एक कमीशन बना था, शायद गजेंद्र कुछ करके कमीशन था वो, हाँ, उस कमीशन की रिपोर्ट जो वो सेंटर में फाइल हुई, वहाँ पर आप देखें उस कमीशन का आज तक पता नहीं है और मेरे ख्याल से 1 रुपया किसी को कंपनसेशन नहीं मिली। और यहाँ एक कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे 2000 की तादाद में आती है और उनको राशन, सब कमीशन रिपोर्ट, बिल्कुल, वो आज तक उसका कुछ नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, हमारे खड़िका तालाब में भी कुछ लड़के थे जिनको हम आजकल भटका हुआ यूथ बोलते हैं, वो भटके हुए यूथ अगर वापस आ गए हैं तो जिस तरह से बाकी जगह पे पॉलिसीज़ दी जाती हैं, मेरे ख्याल से उनके खाने के वांदे हैं उन लोगों को। शुक्रिया। मैं आपसे लंबा लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि जैसे खालिद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मुझे इस खास मुलाकात से दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ बातचीत करने के लिए।